गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ सारस्वत कुरे हिरोशिमा से। आज तारीख है 5 जून 2022 और आज हम बात करने वाले हैं जो जापान गवर्नमेंट ने नए इमिग्रेशन रूल निकाले हैं इंटरनेशनल अराइवल्स के लिए, जो कि इम्प्लीमेंट हो गए हैं 1 जून से। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इन नए रूल्स पे डिपेंड करेगा कि आपका पीसीआर होना है कि नहीं होना ऑन अराइवल, आपको क्वारंटाइन होना है या नहीं होना। अगर होना भी है तो इंस्टीट्यूशनल है या होम क्वारंटाइन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या आपके लिए क्या रूल बनेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आज के को। एक्चुअली हुआ गया है कि जापान गवर्नमेंट ने पिछले महीने होगा या पिछले महीने से पिछले महीने पहले होगा, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कुछ 159 कंट्रीज को एंट्री बैन से हटाया था स्टेज वाइज। तो अब उन्होंने क्या करा, इन 159 कंट्रीज को उठा के 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि पहली है रेड, दूसरी येलो, तीसरी ब्लू कैटेगरी। और इनके लिए अलग अलग उन्होंने रूल बनाए हुए हैं। इन 3 कैटेगरीज को उन्होंने उठा के फिर 2 नई सब कैटेगरीज में डाल दिया है, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। तो यहां पहले मैं आपको समझा दूं वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड की डेफिनेशन क्या है इमिग्रेशन में जापान में। तो आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपकी जो वैक्सीन है वो जापान गवर्नमेंट में जापान से अप्रूव्ड होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। तीसरा है कि आपको 3rd शॉट लग चुका होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी टिपिकल है, तो मैं जो जापान गवर्नमेंट का लिंक है पेज का कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है, क्या सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, क्या उनकी सर्टिफिकेट से एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है, कौन सी वैक्सीन अप टू 2 शॉट अप्रूव्ड है, कौन सी वैक्सीन अप टू 3 शॉट अप्रूव्ड है, वो सब डिटेल आपको उस में मिल जाएगी। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो जिनके पास ये है वो वैक्सीनेटेड में काउंट होंगे, नहीं है वो नॉन वैक्सीनेटेड काउंट होंगे। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं रेड कैटेगरी की। रेड कैटेगरी में सिर्फ 4 कंट्रीज आती हैं, इसमें इंडिया नहीं आता है, इसमें पाकिस्तान का नाम है। तो इसको भी वही 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, सब कैटेगरीज में, पहली वैक्सीनेटेड, दूसरी नॉन वैक्सीनेटेड। सो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको नॉन वैक्सीनेटेड का समझाता हूं, फिर मैं वैक्सीनेटेड का समझाऊंगा। नॉन वैक्सीनेटेड में क्या है कि वो आपको प्री डिपार्चर 72 आवर्स वाली रिपोर्ट तो लेकर ही आनी है आरटीपीसीआर की। फिर आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको ऑन अराइवल पीसीआर होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्वारंटाइन चीफ है वो लोकेशन डिफाइन करेगा आपकी कि आप कहाँ पे क्वारंटाइन हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोर्ड नहीं कर सकते हैं इस कैटेगरी के लोग। तो आपको अपनी लोकेशन पे कैसे भी, जैसे वो लोग ले जाएं या आप खुद जाएं, जो भी रूल होगा उसका वो आपको एयरपोर्ट पे चेक करना पड़ेगा। आपको अपने क्वारंटाइन स्टेशन पे जाना पड़ेगा और क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि क्वारंटाइन के भी 2 तरीके हैं। सॉरी, ये जो नॉन वैक्सीनेटेड है इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। इसमें यह है कि भैया आपको 3 दिन क्वारंटाइन होना है, जहाँ पे भी ये क्वारंटाइन चीफ आपको लोकेशन एलोकेट करेंगे। और फिर 3 दिन आप क्वारंटाइन हुई है, चौथे दिन आपका पीसीआर होगा। अगर आप नेगेटिव हैं तो यू आर फ्री टू गो, अपना आराम से जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो रेड कैटेगरी में वैक्सीनेटेड है, उनके लिए क्या रूल है। तो सेम है, आपको पीसीआर रिपोर्ट लेकर आना है प्री डिपार्चर वाला, आके आपका ऑन अराइवल पीसीआर होगा। क्वारंटाइन में जो वैक्सीनेटेड है वो स्टार्टिंग के 24 आवर्स में अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके अपने स्टेशन या अपने क्वारंटाइन स्टेशन या अपने घर या जहां भी जाना है पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या है कि जो क्वारंटाइन उनका होना है, ऑन प्रिंसिपल इट्स अ 7 डेज क्वारंटाइन, 7 डेज आपको क्वारंटाइन होना है होम पे। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मुझे जल्दी फिनिश करना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 4th डे अपना आरटीपीसीआर कराएं। अपने सेल्फ आरटीपीसीआर होगा ये। तो सेल्फ आरटीपीसीआर में यहां समझा दूं क्या होता है। सेल्फ आरटीपीसीआर में जापान गवर्नमेंट ने कुछ क्लिनिक्स ऑथराइज करे हुए हैं, कुछ आइडेंटिफाई करे हुए हैं क्लिनिक्स, उन पे आप जाके अपना पीसीआर करा सकते हैं। और वो पेड होते हैं, तकरीबन 16,000 से 20-22,000 इनके बीच लगेंगे। मैंने पिछली वीडियो में इस चीज को कवर किया था जब मैं खुद इंडिया से आया था मार्च में, तो मैंने उसको डिटेल में बताया था और उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं वो कौन कौन से ऑथराइज क्लिनिक्स हैं ऑल ओवर जापान, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप आराम से अपने एरिया में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट 4th डे नेगेटिव आती है तो आपका क्वारंटाइन फिनिश। तो रेड कैटेगरी वालों के लिए ये रूल है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं येलो कैटेगरी, जो कि सेकंड कैटेगरी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कैटेगरी होने वाली है। बिकॉज
इसके अंदर एक तो सबसे ज्यादा कंट्रीज आती हैं, दूसरा इसके अंदर फॉल करता है इंडिया। जो लोग इंडिया से आ रहे हैं वो येलो कैटेगरी में आएंगे। तो येलो कैटेगरी को भी इन्होंने 2 सब कैटेगरी में डिवाइड करा है, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड। तो बात कर लेते हैं पहले नॉन वैक्सीनेटेड कैटेगरी का क्या रूल है। जो जिनको तीसरा शॉट नहीं लगा है, जिनकी वैक्सीन अप्रूव नहीं है, या जो अपना सर्टिफिकेट कैरी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या रूल होने वाला है, या जिनको वैक्सीन लगा ही नहीं है, लगवाया नहीं है, लगा नहीं है, जो भी केस है उनके लिए क्या रूल होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उनका रूल ये है कि आपको अपनी प्री डिपार्चर वाली 72 आवर्स वाली रिपोर्ट कैरी करनी है आरटीपीसीआर की। दूसरा, ऑन अराइवल आपका पीसीआर होगा। देन आप 24 आवर्स में अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके अपने होम, क्वारंटाइन स्टेशन, होटल, जहां पे भी आप रह रहे हैं या जहां पे आपका रहने का व्यवस्था है, वहां आप पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑन प्रिंसिपल क्वारंटाइन 7 डेज का है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 4th डे में फिनिश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी रेड कैटेगरी में भी बताया था कि 3 डेज आपको क्वारंटाइन होना है। 4th डे आप सेल्फ पीसीआर के लिए जा सकते हैं, पेड पीसीआर के लिए जा सकते हैं। वहां पे आप अपनी नेगेटिव रिपोर्ट कलेक्ट करें अपनी, और उसको पोर्टल पे अपलोड कर दें। अच्छा, मैं आपसे बार बार यहाँ पे कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट आप 4th डे आप अपना पीसीआर का रिपोर्ट लें और उसको पोर्टल पे अपलोड कर दें। तो अपलोड कहाँ होनी है? ये अपलोड होनी है जो माई एसओएस ऐप एक डलती है, क्या कहते हैं, जब आप अराइवल करते हैं जापान में, और एक माई एसओएस ऐप डलती है उसमें आपके फोन में, उसी में डलनी है। और अगर इसका प्रोसीजर आपको माई एसओएस का समझना है तो आपको मैं अपने पुराने वीडियोस के लिंक यहाँ नीचे दे दूंगा, उसमें आप सब आराम से समझ पाएंगे। और फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज फ्रीली मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपके डाउट्स जितने पॉसिबल हो सकेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। देन अब बात करते हैं दूसरी जो है इसमें वैक्सीनेटेड कैटेगरी। वैक्सीनेटेड कैटेगरी के लिए रूल बहुत सिंपल है। आपको अपना प्री डिपार्चर वाला 72 आवर्स का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना है, वो अराइवल पे दिखाइए, एंड यू आर फ्री। कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई ऑन अराइवल पीसीआर टेस्टिंग नहीं है, यू आर फ्री टू गो। तो ये है येलो कैटेगरी। स्टिल मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई केस अपना ऐसा लग रहा हो कंफ्यूजिंग, प्लीज मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। मेरे से जितना हो पाएगा मैं क्लैरिफिकेशन आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप कहीं भी किसी तरह से ना अटके फंसे। तो फ्रेंड्स, ये तो था येलो कैटेगरी बारे में। अब बात करते हैं लास्ट कैटेगरी जो कि है ब्लू कैटेगरी। तो उसमें कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका जो रूल है वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए सेम है। आप अपना प्री डिपार्चर वाला 72 आवर्स का रिपोर्ट लेकर आएँ और वो आप अराइवल पे दिखा दें। उसके बाद ना आपका ऑन अराइवल पीसीआर है, ना क्वारंटाइन है, ना कोई और किसी प्रकार की पाबंदी है। यू आर फ्री टू गो, अपना आप आराम से जा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं करना है। तो रूल बहुत सिंपल है। तो ये तो बात रही रेड, येलो एंड ब्लू कैटेगरी। अब किस कंट्री मतलब किस कैटेगरी में कौन सी कंट्री आती है उसको समझने के लिए मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि भाई हम इस कंट्री से आ रहे हैं, हमारे ऊपर ये रूल इंप्लीमेंट होता है। स्टिल मुझे एक रूल पे अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, जो कि है कि बच्चों के लिए क्या रूल है। सपोज पेरेंट्स को 3 शॉट लगे हुए हैं, पेरेंट्स का फिट है मामला वैक्सीनेशन की साइड से, और बच्चा छोटा है, उसको भी 2 शॉट नहीं लगे हैं, या 1 शॉट लगा है, या 1 भी शॉट नहीं लगा है। तो उस केस में बच्चे के साथ क्या हो, क्या वो सेम कैटेगरी में फॉल करेगा जैसे पेरेंट्स, जिस कैटेगरी में पेरेंट्स हैं, या बच्चे के लिए कोई एडिशनल रूल आएंगे? तो इस पर मैं अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, या आपको अगर किसी को कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन हो, कोई एक्सपीरियंस हो पिछला, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि क्या रूल है उसका। अब एक और चीज़ कि जापान एक नया रूल और लाने वाला है जो कि इम्प्लीमेंट होगा 10 जून से, वो है टूरिस्ट्स के लिए। तो उसके लिए मैं अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने एक ट्रायल टूर करा था जिसमें कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया था शायद। तो पता नहीं है कि सच में क्या होने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। वैसे तो हर जगह सुनने में यही आ रहा है कि वो 10 जून से उसको चालू करने वाले हैं, टूरिस्ट एंट्री ओपन करने वाले हैं कुछ स्टेज वाइज। तो उसकी जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं पॉसिबली नेक्स्ट वीक उसका वीडियो बना दूंगा और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो लोग इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं, री एंटर हो रहे हैं, या उनकी वो एंट्री ले सकते हैं जापान के अंदर, टूरिस्ट कैटेगरी में फॉल नहीं होते हैं।
और कोई क्वेरी आपके ऐसी है जिस पे आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्लैरिफिकेशन पूरा आपको क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ, ताकि आप कहीं अटके ना, कहीं फंसे ना, कोई दिक्कत ना हो। और इमिग्रेशन पे एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर उसका थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, क्योंकि हर बार रूल चेंज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया लेना है तो मेरे फुकुओका की जर्नी से पहले के 2 वीडियोस हैं, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पूरा ठीक से समझाया हुआ है कि कैसे क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। मैं मार्च में आया था, तो कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या कैसे माई एसओएस ऐप यूज़ होती है, उसमें भी मैंने लिंक दिए हुए हैं सारे, तो वहाँ आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे बंद करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपके कोई क्वेरी है, किसी कुछ भी है, तो प्लीज़ डू राइट मी एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।